डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई वर्ड कैटेगरी है तो वो है वर्ब्स। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। या यूं कहना चाहिए कि जो भी आप लोग टेंसेस पढ़ते हैं या एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आप लोग पढ़ते हैं, हर सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब का होना बहुत जरूरी है। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। इसलिए वर्ब्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास होना निश्चित रूप से इंग्लिश सीखने की तरफ पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। आज के इस वीडियो लेसन में मैं आप सभी लोगों को वर्ब्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, कितने तरीके की होती हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है, या सिंगल वर्ड भी वर्ब का काम करता है तो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ सम वर्ब्स यानी ग्रुप ऑफ वर्ब्स भी हो सकता है। तो आइए आज के इस लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोग वर्ब्स के बारे में सीखते हैं। आपके सामने वर्ब्स को लेकर मैंने यहां पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं और जैसा कि डेफिनेशन के रूप में बताया जाता है कि वर्ब्स वे शब्द होते हैं जो किन्हीं एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पोजीशन या ऑनरशिप दिखाने वाले जो वर्ड्स हैं, और साथ में एक इंपॉर्टेंट वर्ब कैटेगरी है स्टेट ऑफ बीइंग समबडी और समथिंग। तो ध्यान दीजिएगा, एक्शंस जो भी हम डे टू डे लाइफ में काम करते हैं, चाहे वो फिजिकल एक्शन हो या मेंटल एक्शन हो, वो सबके सब इस वर्ब कैटेगरी में ही आते हैं। सामान्यतया डेफिनेशन में यही बताया जाता है कि वर्ब्स वे वर्ड्स होते हैं जो किन्हीं एक्शंस को या स्टेट ऑफ बीइंग समबडी और समथिंग को दिखाते हैं। पर साथ में मैंने आपको पोजीशन और ओनरशिप दिखाने वाला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है वर्ड के रूप में हैव, वह भी वर्ब की कैटेगरी में ही है। तो अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं कि एक्शन वर्ब्स कौन सी होती हैं, पोजीशन और ओनरशिप दिखाने वाली वर्ब्स कौन सी हैं, साथ में इनका यूज कितने तरीके से किया जाता है, या स्टेट ऑफ बीइंग समबडी और समथिंग कि ये किसी की अवस्था को बताने वाली वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, टाइम के हिसाब से इनकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। और साथ में मैं आप लोगों को एक शब्दों की कैटेगरी और बताना चाहूंगा जिन्हें हम लोग सामान्यतया बोलचाल में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ये मॉडल्स जनरली व्यक्ति का एटीट्यूड बताती हैं, जैसे किसी काम की मनाही करना या किसी काम को करने की जरूरत बताना, रिक्वेस्ट करना, एबिलिटी बताना, पॉसिबिलिटी बताना। तो ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं और इनके कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। ये मॉडल्स अकेले इनका यूज नहीं किया जा सकता है। इनके साथ ये जो 3 कैटेगरी की जो मैंने वर्ब्स लिखी हैं, इनमें से किसी भी एक की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो ये थे वर्ब्स। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि एक्शंस और इवेंट्स को कई बार मुझसे कक्षाओं में स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई विच वर्ड्स आर द एक्शन वर्ब्स। तो इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, क्योंकि हम ज्यादातर लोग हिंदी भाषी एरिया से हैं और डे टू डे लाइफ में हिंदी सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। तो इतना ध्यान दे लीजिए कि जिन हिंदी के शब्दों के अंत में ना आ जाता है, मैंने लिखा जिन हिंदी के शब्दों के ना लास्ट में क्या जाता है, ना आ जाता है, वे जनरली, मैंने 100% नहीं बोल रहा हूं, जनरली एक्शन वर्ब्स होती हैं। जैसे खाना, पीना, उठना, खेलना, कूदना, नहाना, धोना, सोना, जागना, मारना, पीटना, हंसना, लिखना, देखना, उछलना, कूदना, आना, जाना। और यही तो एक्शन हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। तो देखिए सभी में ना आए, ये सिंगल वर्ड है, खाना, पीना, उठना, खेलना, कूदना। कभी कभी कुछ वर्ब्स 2 शब्दों से बनता है, जैसे कि अचीव, तो प्राप्त करना, लेकिन लास्ट में आया तो ना, प्राप्त करना। क्लियर? जैसे ईट, खाना, खाना। तो यहां पर चाहे वो 2 शब्दों से बने, चाहे सिंगल वर्ड हो, सामान्यतया
जिन शब्दों के हिंदी शब्दों के लास्ट में ना आता है उन्हें हम लोग एक्शन वर्ब्स कहते हैं। और ये इंग्लिश लैंग्वेज में अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। और टाइम के हिसाब से इन एक्शन वर्ब्स की अलग अलग फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, इन एक्शंस की अलग अलग फॉर्म्स का प्रयोग हम दो तरीके से करते हैं। नंबर एक, टाइम के आधार पर। दूसरा, उस एक्शन के होने के एस्पेक्ट के आधार पर, क्या वो अभी चल रहा है या क्या पूरा हो चुका है या अभी चल रहा और आगे चलने की भी संभावना है। तो उन्हें हम एस्पेक्ट के आधार पर भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिवाइड करते हैं। और टाइम के हिसाब से इन एक्शन वर्ब्स को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में डिवाइड करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्शन वर्ब्स की पहचान जिन हिंदी शब्दों के लास्ट में ना आ जाए वो एक्शन वर्ब्स मानी जाती है। जनरली ये रूल सब जगह लागू होता है, एक्सेप्शन इसके कुछ अलग हो सकते हैं। सेकंड नंबर मैंने कहा पोजीशन या ओनरशिप। ये मात्र एक ही वर्ब है, हैव, और ये बेस फॉर्म है। इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है हैज, इसकी पास्ट फॉर्म होती है HAD, हैड। क्लियर है। साथ में ये हैव एक मल्टीपर्पज वर्ब है। ये पोजीशन और ओनरशिप दिखाने के अलावा कुछ अदर एक्शन वर्ब्स के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, जैसा कि खाना, पीना, प्राप्त करना, होना। इनके सेंस में भी हैव का यूज होता है। जैसे कि जनरली आई हैव ए कप ऑफ टी अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यह इस हैव का यूज पीने के सेंस में हो गया। जनरली आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, तो यहां पर यह हैव ईट के सेंस में भी हो गया। तो यह एक मल्टीपर्पज वर्ब है। यह पोजीशन और ओनरशिप दिखाने के अलावा कुछ एक्शन वर्ब को रिप्रेजेंट करती है। साथ में इसी हैव से हम लोग इसको मॉडल वर्ब के रूप में हैव टू, हैज टू के रूप में करते हैं, और साथ में पॉजिटिव वर्ब्स के रूप में भी इसका यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ब है स्टेट ऑफ बीइंग समबडी और समथिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु, एनिमल, प्लेस के कुछ होने के बारे में। बीइंग यानी बी यानी होना, तो उसके कुछ होने की स्टेट, अवस्था को बताया जाता है। सामान्यतया ये जो वर्ब्स होती हैं ये वर्ब टू बी कहलाती हैं। वर्ब बी मीन्स होना या बनना, जो कि इसका शाब्दिक अर्थ है। और इस बी की जो टाइम के सबसे अलग अलग फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट फॉर्म में बी की प्रेजेंट फॉर्म ये होती हैं इज, आर, एम। पास्ट फॉर्म होती है वॉज एंड वर। मॉडल्स के पास हमेशा बेस फॉर्म बी का यूज होता है। और मैंने फोर्थ नंबर पे कहा मॉडल्स, ये अकेले कभी भी यूज नहीं होती। इन मॉडल्स के साथ ये जो आपके सामने मैंने जो 3 वर्ब्स लिखी हैं, इनमें से चाहे एक्शन हो, चाहे पोजीशन हो, चाहे स्टेट ऑफ बीइंग हो, ये मॉडल वर्ब्स के साथ प्रयोग इनका किया जाता है। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कभी भी अकेले यूज नहीं होती। इनके साथ कोई एक्शन वर्ब्स, पोजीशन या स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने वाली वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। तो मॉडल्स हमेशा साथ में हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती हैं। लेकिन जो पोजीशन और ओनरशिप दिखाने के लिए हैव है, यह मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है। ठीक ऐसे ही स्टेट ऑफ बीइंग, बी की जो फॉर्म्स है इज, आर, एम, वॉज एंड वर, ये मेन वर्ब्स भी होती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ठीक, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई कि वर्ब्स वे शब्द होते हैं जो किन्हीं एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन, ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, या स्टेट ऑफ बीइंग समबडी और समथिंग को बताते हैं। इससे जनरली किसी व्यक्ति का व्यवसाय, प्रोफेशन या उसकी क्वालिटी बताई जाती है एडजेक्टिव लगाकर। इन्हें हम सामान्य बोलचाल में लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। एलवी मीन्स लिंकिंग वर्ब या लिंक वर्ब भी कहते हैं। क्लियर। ये थी वर्ब्स की डेफिनेशन। आइए अब एक्शन वर्ब्स की कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग यहां पर लेते हैं, और वह यह है
कि जो एक्शन वर्ब्स हैं टाइम के हिसाब से इनकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। साथ में एक्शन के होने की स्टेट बताने के लिए यानी उसके अलग अलग एस्पेक्ट बताने के लिए हम इनकी अलग अलग फॉर्म्स का यूज करते हैं। तो ये कौन कौन सी फॉर्म्स हैं एक्शन वर्ब्स की? सबसे पहले मैंने लिखा प्रेजेंट फॉर्म। क्लियर? सामान्यतया सामान्य बातचीत में हम इस प्रेजेंट फॉर्म को, चूंकि ये एक नंबर पर आता है इसलिए फर्स्ट फॉर्म कह देते हैं, पर सही ग्रामेटिकल नेम जो है इसका वो होता है प्रेजेंट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का ही कहने का दूसरा तरीका है प्रेजेंट फॉर्म, या प्रेजेंट फॉर्म को कहने का दूसरा तरीका हमारे हिंदी भाषी लोगों के लिए होता है फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? इस फर्स्ट फॉर्म को मैंने दो में डिवाइड किया है। एक मैंने कहा बेस फॉर्म, ये ओरिजिनल वर्ब की फॉर्म को जो कहते हैं उसे बेस फॉर्म कहते हैं या रूट फॉर्म कहते हैं। जैसे कि गो, कम, रीच, अराइव, टीच, प्ले, बाई, बॉट, कम, ये सब बेस फॉर्म है, रूट फॉर्म है। ठीक? इसी बेस फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट के थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस बेस फॉर्म में एस या एस जोड़ दिया जाता है, इसलिए हम इसको बी कैटेगरी में डाला, एस या एस फॉर्म। ये सब्जेक्ट के हिसाब से यूज किया जाता है पर है ये प्रेजेंट फॉर्म। क्लियर है? अब आइए, मैंने 2 नंबर पर लिखा है पास्ट फॉर्म। इसी पास्ट फॉर्म को सामान्य बोलचाल में हम लोग बोलते हैं सेकंड फॉर्म, लेकिन इसका सही ग्रामेटिकल टर्म है पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म का यूज हम केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में ही करते हैं इसका यूज। क्लियर? आइए, देन थर्ड नंबर पर लिखा है और मैंने लिखा पास्ट पार्टिसिपल। अब हो सकता है आप में से 90, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है क्लासेस में पढ़ाने का, 90% स्टूडेंट्स को पार्टिसिपल्स क्या होता है इसकी जानकारी नहीं होती है। पर मैंने यहां पर एक डिफिकल्ट सा वर्ड यूज कर दिया, पास्ट पार्टिसिपल। ध्यान दीजिएगा, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो सामान्य बोलचाल में हम जिसे थर्ड फॉर्म कहते हैं, उसी के लिए जो ग्रामेटिकल टर्म का जो यूज होता है वह होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर है? तो अब मैं निश्चित रूप से आई विल टेक सम टाइम एंड एक्सप्लेन in detail about this participle. Remember, participles are the verb forms which can be used verb as well as an adjective. कहने का तात्पर्य यह है, वर्ब की कोई फॉर्म जिसे हम लोग वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का यूज कर सकें उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल की डेफिनेशन फिर समझ लीजिए, वर्ब की कोई फॉर्म जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करती है तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर? और एक मैं ग्रामेटिकल टर्म यहीं पर और एक्सप्लेन करना चाहूंगा और यह होता है जेरेंट। क्या यूज किया मैंने? जेरेंट। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखिए आप लोगों ने सामान्यतया थर्ड फॉर्म के बाद पढ़ा होगा आईएनजी फॉर्म, पढ़ा है ना? क्योंकि हम नंबर पहले नंबर पर लिखा है इसलिए बोल देते हैं फर्स्ट फॉर्म, दूसरे नंबर पर लिखा है इसलिए बोल देते हैं सेकंड फॉर्म, तीसरे नंबर पर लिखा है इसलिए बोल देते हैं थर्ड फॉर्म, और फोर्थ नंबर पर हम बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। ये आईएनजी हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है। किसमें? सिर्फ बेस फॉर्म में ही इसका यूज होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कभी कभार बेस फॉर्म के जो अंतिम लेटर हैं, जैसे कि ई है या वाई है, तो कुछ पर्टिकुलर रूल्स के तहत और इवन कुछ कॉन्सोनेंट डबल हो जाते हैं, तो वो रूल्स युवाम की ग्रामर बुक में आपको मिल जाएंगे या जो भी ग्रामर बुक उसमें मिल जाएंगे, आप उसे पढ़ सकते हैं। अब मैंने कहा वर्ब की आईएनजी फॉर्म के 2 ग्रामेटिकल नेम है। पहला है, इस ग्रामेटिकल वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम जेरेंट भी कहते हैं, तो दूसरा मैंने यहां लिखा प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म के आगे। इट मीन्स आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं।
फिर यहां पर सवाल यह उठा कि साहब पार्टिसिपल तो थर्ड फॉर्म भी होता, बिल्कुल सही है। जब थर्ड फॉर्म भी वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे तो पास्ट पार्टिसिपल है, और यही वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे तो इस आईएनजी फॉर्म को बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन यदि इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करे तो इसे कहते हैं जेरेंट। मैं एक आपको बहुत कॉमन सा एग्जांपल बताता हूं। आप सभी स्टूडेंट्स को, आप मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, आपके घर परिवार में कोई भी व्हीकल है तो आपके पेरेंट्स चलाते हैं या आप चलाते हैं। निश्चित रूप से इस व्हीकल को चलाने के लिए आपको गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ता है, और उस लाइसेंस को हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। क्या बोलते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस। और अगर वो सीखने के दरमियान अगर लाइसेंस लेते हैं तो इसे हम कह देते हैं लर्निंग लाइसेंस। सो ये ड्राइविंग ड्राइव से आया, लर्निंग लर्न से आया। क्लियर? लेकिन ये उस लाइसेंस के पहले आईएनजी फॉर्म का आपने यूज किया जो उस लाइसेंस की विशेषता बता रहा है, तो फिर ये दोनों जगह पर आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, क्योंकि लाइसेंस की विशेषता बता रहा है, और विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। अब मैं कंप्लीट सेंटेंस बोलता हूं। ड्राइविंग विदाउट ए ड्राइविंग लाइसेंस इज पनिशेबल। फिर समझिएगा इस सेंटेंस को। ड्राइविंग विदाउट ए ड्राइविंग लाइसेंस इज पनिशेबल। हिंदी में मीनिंग है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करना दंडनीय है। तो सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का? ड्राइविंग। और सब्जेक्ट क्या होता है जनरली? कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट भी क्या होता है जनरली? कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन और उनके इक्विवेलेंट वर्ड्स। तो पहला ड्राइविंग जो मैंने कहा, ड्राइविंग विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस इज पनिशेबल, तो पहला ड्राइविंग यहां पर जेरेंड है जो सब्जेक्ट का काम करता है। सब्जेक्ट कोई ना कोई नाउन होता है, तो वर्ब का भी काम कर रहा है और नाउन का भी। और जो लाइसेंस के पहले ड्राइविंग लगा है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? तो एक ही डेफिनेशन बोलिएगा, वर्ब की कोई फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म, जब वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे तो इसे हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करे तो इसे हम लोग जेरेंड कहते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया फोर्थ नंबर पर आईएनजी फॉर्म। और नेक्स्ट है इंफिनिटिव वर्ब। इसको इंफिनिटिव वर्ब कीजिएगा। टू फॉर्म ऑफ वर्ब सामान्य बोलचाल में कहते हैं, और टू के बाद वर्ब के रूप में हमेशा बेस फॉर्म का यूज होता है। कभी कभी एक्सेप्शनली इस टू के बाद जेरेंड के रूप में आईएनजी फॉर्म आता है, क्योंकि जेरेंड आईएनजी फॉर्म होता है जब नाउन का काम करे तो, पर आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म, जैसे टू गो, टू कम, टू लर्न, टू टीच, टू प्ले, टू स्टडी। क्लियर है? तो ये हो गई एक्शन वर्ब्स की 5 फॉर्म्स। ये अलग अलग टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं, साथ में उन एक्शंस की अलग अलग स्टेट यानी उसके एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आईएनजी फॉर्म प्रेजेंटली या दीज डेज ऑन गोइंग एक्शंस हैं जो चल रहे हैं, उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अब आइए इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं अलग अलग तरीके से आपको यहां बताना चाह रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं बताना चाह रहा हूं इनके यूज। ध्यान दीजिएगा, पहला तो एक कॉमन बात कही है मैंने, ये जो भी आपकी वर्ब्स हैं, जो एक्शन वर्ब्स हैं, इनका यूज सामान्यतया मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, मुख्य क्रिया के रूप में यूज किया जाता है। अब आइए मैं सबसे पहले प्रेजेंट फॉर्म के यूज ले रहा हूं और साथ में ले रहा हूं इस बेस फॉर्म के यूज। समझेंगे सभी बच्चे और नोट भी करेंगे आप लोग। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
हम हमेशा बेस फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे आई और आई वी यू दे के साथ, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, द स्टूडेंट्स प्ले, बॉयज प्ले, गर्ल्स प्ले। तो बेस फॉर्म का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट और आई वी यू दे के साथ। पहला यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। पर इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम यूज करते हैं एस ई एस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो किसका यूज किया? आइए इस एस ई एस फॉर्म। दूसरा बेस फॉर्म का यूज है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम किसी भी रूप में डिड का यूज कर चुके होते हैं। डिड अपने आप में डू की पास्ट फॉर्म है, इसलिए उस सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म को हम लोग बेस फॉर्म में बदल देते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट यूज है कि सभी मॉडल्स के बाद हम हमेशा बेस फॉर्म का यूज ही करते हैं। क्लियर है? और ये इन सभी जगह पर मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। आई टीच, वी टीच, यू टीच, दे टीच, ही टीचेज, शी टीचेज, माई ब्रदर टीचेज, ये सब मेन वर्ब है। या आई डिडंट टीच और डिड यू टीच, तो डिड हेल्पिंग वर्ब है, टीच मेन वर्ब। आई कैन टीच, वी कैन टीच, यू कैन टीच, तो यहां पे टीच मेन वर्ब। क्लियर हो गया? तो ये था प्रेजेंट फॉर्म का यूज। अब मैं आ रहा हूं पास्ट फॉर्म का यूज, जिसे सामान्य बोलचाल में हम लोग सेकंड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड फॉर्म। इसका यूज केवल एक ही जगह पर होता है, और उसके यूज होने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। और इसका यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सभी सब्जेक्ट्स के साथ। आई बॉट ए कार, वी बॉट ए कार, यू बॉट ए कार, दे बॉट ए कार, ही बॉट ए कार, शी बॉट ए कार। I saw a movie, we saw a movie, you saw a movie, they saw a movie, he saw a movie, my brother saw a movie, Rishi saw a movie। सभी जगह सेकंड फॉर्म है। सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है जब हम लोग पास्ट यानी सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। यदि इसी को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में बदल दो तो डिड लगाते हैं और पास्ट फॉर्म को इसमें चेंज कर देते हैं फर्स्ट फॉर्म में, यानी प्रेजेंट फॉर्म। क्लियर? आइए हम लोग लेते हैं थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। इसके तीन इंपॉर्टेंट यूज। नंबर एक जो बहुत कॉमन है, सभी परफेक्ट टेंसेस में या परफेक्ट एस्पेक्ट को बताने के लिए हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं है जब हेड के बाद एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में है जब हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो पहला यूज। नंबर दो, सभी पैसिव स्ट्रक्चर्स में, ध्यान से सुनिएगा, सभी पैसिव स्ट्रक्चर्स में वर्ब बी की किसी फॉर्म के बाद, बी का मतलब प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वॉज या वर, या बीइंग या बीन या बेस फॉर्म बी, जब भी इनके बाद थर्ड फॉर्म मिले तो किसका होगा? थर्ड फॉर्म का यूज, ये पैसिव स्ट्रक्चर्स बन जाता है। और तीसरा यूज है पास्ट पार्टिसिपल की जैसा कि पार्टिसिपल की डेफिनेशन है कि जब वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे, तो मैंने कहा एडजेक्टिव के रूप में, जैसे सेवानिवृत्त व्यक्ति तो बोलेंगे रिटायर्ड पर्सन, पढ़ा लिखा व्यक्ति तो बोलेंगे एजुकेटेड पर्सन, तो ये थर्ड फॉर्म। लिखित परीक्षा तो बोलेंगे रिटन एग्जाम, रिटन टेस्ट। टूटी हुई कुर्सी तो बोलेंगे ब्रोकन चेयर। ठीक, तो तीन यूज हो गए। अब बताइए आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म का पहला इंपॉर्टेंट, वैसे तो इसके भी तीन यूज है, पहला इंपॉर्टेंट यूज है सभी कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में या कंटिन्यूअस टेंसेस में। ये तीन सिंपल कंटिन्यूअस होते हैं और तीन ही परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। तो सभी कंटिन्यूअस टेंसेस में भी आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तो पहला इंपॉर्टेंट यूज है सभी कंटिन्यूअस टेंसेस में। ओके, दूसरा कहा
एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, जैसे मुस्कुराते हुए चेहरे, स्माइलिंग फेसेस, गाड़ी खड़ी करने की जगह, पार्किंग प्लेस, इंतजार करने वाला कमरा, तो वेटिंग रूम। ओके, तो ये आईएनजी फॉर्म का, साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज हम नाउन के रूप में करते हैं तो ये जेरंड कहलाता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो तीन यूज हो गए। और ये तो भाई नाम ही इसका है इन्फिनेटिव, अनंत है। ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी टेंस में यूज हो सकता है। ये इन्फिनेटिव वर्ब सब्जेक्ट भी हो सकता है, ये किसी एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, किसी नाउन की विशेषता बता सकता है, एडवर्ब के रूप में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो इसका कंप्लीट चैप्टर नॉन फाइनाइट वर्ब में आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे, या अपने युवाओं की ग्रामर में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ था एक्शन वर्ब्स के बारे में कंप्लीट जानकारी। क्लियर है? साथ में इसकी अलग अलग फॉर्म्स और इन अलग अलग फॉर्म्स के वेरियस टाइप्स ऑफ यूसेस। क्लियर है? इन्हीं से टेंसेस बनते हैं। ये इंडिविजुअल भी यूज हो सकते हैं या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, आइए एक्शन वर्ब के बाद मैंने आप लोगों को बताया था इंपॉर्टेंट वर्ब कैटेगरी आता है स्टेट ऑफ बीइंग समबडी और समथिंग, और ये होती है वर्ब बी का शाब्दिक अर्थ होना या बनना। इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है इज आर एम, इसकी पास्ट फॉर्म होती है वॉज एंड वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीइंग, इसकी आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग, क्या होती है बीइंग, और इसकी इंफिनिटिव वर्ब, इसको इंफिनिटिव करिएगा, टाइपिंग एरर है, टू फॉर्म टू बी, और मॉडल्स के बाद हमेशा बेस फॉर्म बी का ही यूज होता है। क्लियर है? और आपको सबको मालूम है कि इन जो स्टेट ऑफ बीइंग बताने वाली जो वर्ब्स हैं, इज आर एम वॉज वर, या इसकी पास्ट पार्टिसिपल में बीन, या आईएनजी फॉर्म में बीइंग, या इंफिनिटिव या मॉडल के बाद बी, इनके दो तरीके से यूज होता है। पहला इंपॉर्टेंट यूज है, ये सभी मेन वर्ब के रूप में यूज की जा सकती है। जैसे, और मेन वर्ब क्या होती है? सामान्यतया मेन वर्ब्स वे होती हैं जो अकेले सेंटेंस में यूज होती है। ये सामान्य बातचीत के हिसाब से डेफिनेशन बता रहा हूं, यानी एक ही फाइनाइट वर्ब होती है उसके अंदर और अकेली यूज होती है। ठीक, जैसे आई टीच सम स्टूडेंट्स, तो यहां टीच मेन वर्ब अकेला यूज हो रहा है। आई एम ए टीचर, तो यहां एम जो बी की फॉर्म अकेले यूज हो रही है, तो ये मेन वर्ब है। आई एम ए टीचर अकेला यूज है, मेन वर्ब है। आई एम टीचिंग यू, तो टीचिंग मेन वर्ब है, और अब ये जो आई एम है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो इजारम वॉज वर्ब मेन वर्ब में भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब में भी यूज होता है, दोनों तरीके से यूज होता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट वर्ब कैटेगरी है। ठीक, स्टेट ऑफ बी। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, या पास्ट इंडेफिनिट को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम डू डज डिड का यूज करते हैं। और ये डू डज डिड ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होता है। इसलिए इसकी जानकारी मैंने यहां एक नोट डाल के दी है, तो ध्यान दीजिएगा। सामान्यतया हम इनको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, और ये किसी व्यक्ति के कुछ होने के बारे में जानकारी देते हैं या उसकी क्वालिटीज बताते हैं। व्यक्ति के साथ साथ एनिमल, प्लेस और थिंग के कुछ होने के बारे में। सामान्यतया कोई व्यक्ति, वस्तु, एनिमल, प्लेस क्या है, और क्वालिटी बताने के लिए कैसा है। सर आई एम ए टीचर, तो मेरा व्यवसाय बता रहा है, मेरा प्रोफेशन बता रहा है। यू आर स्टूडेंट्स, तो आपके स्टूडेंट्स होने के बारे में बता रहा है। मैंने कहा आई एम सिंसियर, तो मेरी सिंसियर होने के बारे में बता रहा है। क्लियर है? और मैंने कहा यू आर सिंसियर, तो अब आपके सिंसियर होने के बारे में बता रहा है। इसके दो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। पहला है कोई भी सब्जेक्ट, कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, इस सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से आप यहां पर लिंकिंग वर्ब के रूप में बी की अलग अलग फॉर्म इजारा मौजूद का यूज करते हैं। और पहला स्ट्रक्चर आप यहां नाउन का यूज कीजिए, जैसे कि आई एम ए टीचर, यू आर स्टूडेंट्स। ठीक, नंबर 2,
जो भी सब्जेक्ट है सिंगुलर या प्लूरल है टेंस के हिसाब से या आपकी आवश्यकता के हिसाब से, प्लस लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से लिंकिंग वर्ब, प्लस यहां एडजेक्टिव लगाया जो उसकी क्वालिटी बताता है, जैसे आई एम सिंसियर, यू आर सिंसियर। तो स्टेट ऑफ बीइंग के दो स्ट्रक्चर है, बेसिकली तो दो ही हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बाकी फिर इसके अलग अलग फॉर्म्स और होते हैं। तो ये था स्टेट ऑफ बीइंग। क्लियर है? ध्यान दीजिए, जब ये मेन वर्ब है तो ये अकेले का यूज होता है, जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो कंटिन्यूअस टेंसेस में इजारा मौजूद के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। और यदि पैसिव स्ट्रक्चर है तो इजारा मौजूद के बाद ये तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा और मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म का यूज होगा। क्लियर? तो अगेन दो तरीके का स्ट्रक्चर आया। आइए थर्ड है पोजीशन या ओनरशिप दिखाने वाली वर्ब्स जो प्रेजेंट में बेस फॉर्म में हैव, सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट की थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट के साथ यूज करते हैं हैज, पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड, और मैंने कहा ये मल्टीपर्पज वर्ब है। ठीक, प्रेजेंट फॉर्म में बेस फॉर्म इसकी होती है हैव, सिंगुलर फॉर्म जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है वो होता है हैज, पास्ट फॉर्म में हैड और इसके थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल भी है हैड, आईएनजी फॉर्म है हैविंग, इन्फिनिटिव फॉर्म है यानी टू फॉर्म है टू हैव। लेकिन मॉडल्स के बाद हमेशा बेस फॉर्म का यूज होता है हैव। ध्यान दीजिए, यह मल्टीपर्पज वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब में इनका यूज होता है तो इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है परफेक्ट टेंसेस में, थर्ड फॉर्म। और अगर यह अकेला यूज और कुछ पोजीशन दिखाए, ऑनरशिप दिखाए या कुछ एक्शन वर्ब्स के रूप में इसका भाव हो तो ये मेन वर्ब होते हैं। जैसे आई हैव ए कार, तो हैव यहां पर मेन वर्ब है। आई हैव बॉट ए कार, तो हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और बाई की थर्ड फॉर्म बॉट यहां पर मेन वर्ब। ठीक है, साथ में इसी हैज हैव का मॉडल वर्ब के रूप में भी यूज होता है, पॉजिटिव वर्ब के रूप में भी यूज होता है। क्लियर? तो ये मल्टीपर्पज वर्ब है, इसको और डिटेल में आने वाले टाइम में वीडियो में पढ़ेंगे और हैज हैव की जानकारी आपको पूरी होना चाहिए। पर ध्यान दीजिएगा, ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होता है। तो मेनली जो वर्ब की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो सिर्फ यही बताया जाता है कि वर्ब्स वे वर्ड्स होते हैं जो एक्शन को रिप्रेजेंट करें या ये स्टेट ऑफ बीइंग को बताएं, किसी के कुछ होने के बारे में जानकारी दें। पर मैंने साथ में जोड़ा पोजीशन और ऑनरशिप बताने वाले। और फोर्थ कैटेगरी ऑफ वर्ब्स है, इन्हें हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। फुल नेम में लिख रहा हूं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। और यह हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती है और ये अलग अलग व्यक्ति का एटीट्यूड बताती है। क्या बताती हैं? एटीट्यूड, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, कंपल्सरी, सजेशन, एडवाइस, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो अलग अलग एटीट्यूड बता रहा है। क्लियर है? ये कभी भी अकेले यूज नहीं हो सकती, यह हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है और इनके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। जनरली इनके बाद बेस फॉर्म जैसे आई कैन टीच, ही कैन टीच, आई कुड टीच, आई मे टीच, आई माइट टीच, आई शुड टीच, आई मस्ट टीच, तो सबके बाद टीच है। ये इसका इंडेफिनिट स्ट्रक्चर है। पर कुछ सेंस के हिसाब से इनका कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर भी होता है। उस केस में मॉडल के बाद बी की बेस फॉर्म बी लिखी जाती है। इनमें से अधिकांश मॉडल का यूज परफेक्ट स्ट्रक्चर में भी होता है। उस केस में इसके बाद हैव का यूज होता है बेस फॉर्म के रूप में एंड देन थर्ड फॉर्म और इसके बाद आईएनजी फॉर्म या फिर इसके बाद बेस फॉर्म डायरेक्ट। क्लियर? अब इनको मैंने देखे दो कैटेगरी, तो कहना चाहिए प्योर मॉडल, यह कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, और एक ऑट टू है जिसका कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज बहुत कम होता है। यह ऑलमोस्ट ऑल चलन से बाहर है।
साथ में शैल विल फ्यूचर को बताने के लिए, और वुड। वुड एक मल्टीपर्पज वर्ब है, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में यूज हो सकता है। सामान्यतः मॉडर्न ग्रामर में कहते हैं कि शुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, बट दिस शुड इज ऑल्सो नाउ एन इंडिपेंडेंट वर्ब। दो most of the teacher teach in the class, or even we study in grammar books also, that could is the past form of can. I do admit that it is the past form of can, but this could can be used in present tense also. क्लियर? सो अपने आप को बहुत ज्यादा बांध के मत रखिए, रिजिड मत बनिए कि साहब कुड तो हमेशा पास्ट फॉर्म होते हैं। नो, ये प्रेजेंट में भी यूज होती है। माइट भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में यूज हो सकती है। जैसे यू माइट कम हियर यस्टरडे, पास्ट में यूज है। प्रेजेंट में कह सकते हैं यू माइट गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं आई माइट गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, तो फ्यूचर की बात भी कर दी। ये मॉडल वर्ब्स हैं, लेकिन यहां मैंने 3 सेमी मॉडल का यूज यहां किया है। मैंने कहा नीड। नीड ऑर्डिनरी वर्ब भी होती है और मॉडल वर्ब भी होती है। जैसे आई नीड योर हेल्प, तो उनका मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, तो ये नीड मेन वर्ब है। मैंने कहा आई नीड नॉट गो देयर, तो नीड नॉट हेल्पिंग वर्ब और गो मेन वर्ब। इसलिए मैंने सेमी मॉडल कहते हैं। आदि है, आदि नहीं, यानी ये ऑर्डिनरी वर्ब भी है और ये मॉडल वर्ब भी। ठीक है, जैसे डेयर, और साथ में यूज आप जानते हो, अकेला यूज। आई यूज इलेक्ट्रॉनिक पेन टू राइट, तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक पेन का यूज करता हूं लिखने, पर इसी को मैंने कह दिया यूज टू। और स्पेसिफिकली आई हैव मेंशन्ड हियर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस मॉडल, सेमी मॉडल यूज टू। ध्यान दीजिएगा, यूज की पास्ट फॉर्म, इस यूज की पास्ट फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में या थर्ड फॉर्म के रूप में यूज करें, देन इट इज ऑलवेज यूज्ड। क्या कहलाएगी? यूज। जैसे कि पुरानी कार के लिए आप लोग यूज करते हैं ना, तो उसे कहते हैं यूज्ड कार, तो फिर यूज्ड बोलेंगे, यूज्ड कार, तो ये यूज्ड है। लेकिन जब आप इसे यूज करें मॉडल वर्ब के रूप में, तो इसे हम लोग कहते हैं यूज टू, यानी से। और दिस डी इज ड्रॉप्ड, सो यूज टू। इसलिए स्पेसिफिकली आई हैव रिटन इट्स प्रोनाउंसिएशन यूज टू। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा, ये यूज टू सेमी मॉडल वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, ये मैंने आपको बताया। पर यही यूज टू एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है, और उस सेंस में इसका यूज होता है किसी चीज का आदी होना, अभ्यस्त होना, हैबिचुअल होना, खासतौर से किसी नेगेटिव हैबिट का। क्लियर है? या पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन आदी होना। तो इस यूज टू के यूज मॉडल वर्ब में भी होता है और एडजेक्टिव में भी। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एग्जामिनर इसी बात का फायदा उठाकर इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ये मॉडल भी है और साथ में एडजेक्टिव भी है। और एडजेक्टिव आप जानते हो कि लिंक, सब्जेक्ट से जोड़ने के लिए लिंकिंग और भी ज्यादा मौजूद के बाद यूज किए जाते हैं। जैसे ही इज ऑनेस्ट, शी इज ऑनेस्ट, वी आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। तो एडजेक्टिव के रूप में जब यूज होता है, तो इसके पहले सब्जेक्ट प्लस बी की कोई फॉर्म प्लस यूज टू। और जब ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है, तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद यूज टू का यूज होता है। एंड देन बेस फॉर्म। यूज टू का डिटेल में, और ये पास्ट हैबिट को दिखाता है। इसलिए हमने अपने, जब हम क्लासेस में युवाम के में पढ़ाते हैं, और जो हमारी इवन ग्रामर बुक है उसके अंदर भी हम लोगों ने इसको पास्ट इंडेफिनिट के चैप्टर में, पास्ट हैबिट में भी दिया है, इसे मॉडल वर्ब के चैप्टर में भी दिया है, और इसे एडजेक्टिव के रूप में भी इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सब कुछ था वर्ब्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। Verb is the most important part or element of a sentence, without which no sentence can give any meaning. And also remember, only the verb forms indicate the tenses. और अगर आप टेंसेस की डेफिनेशन की बात करें कि टेंसेस कहते किसे हैं, तो टेंसेस का मतलब ये कोई ना कोई वर्ब फॉर्म्स जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिकल टाइम को पॉइंट आउट करे, तो वही टेंस है। इसलिए विदाउट having complete knowledge of verbs, it's not possible for any person
to have complete command of English grammar. So verb is the most important chapter. इसलिए आप इस पर पूरा ध्यान दें, अच्छे से समझें और आने वाले टाइम में इन वर्ब्स के जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं, अलग अलग इसकी इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको आने वाले टाइम में, और जो वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं वो भी मैं आने वाले वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.